नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रावल भीमाशंकर लिंग ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं, पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा सीजन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए लगातार कार्यरत है। साथ ही यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख भी किया। सीएम धामी के रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जनसेवा के महत्व पर संबोधित किया। विचारों का परिष्कार होना, यानी कि विचारों में और ज्यादा हमारे अंदर जो है एक और ज्यादा शुद्धता आ जाए और उसमें जो न्यूनता है वो विस्तार हो जाए, जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। इसीलिए हम ये प्रशिक्षण करते हैं और हमारी पार्टी में ही ऐसी व्यवस्था है कि हर एक कुछ एक सालों के बाद, संगठन पर्वों के बाद नया संगठन बनता है, नई कार्यकारिणियां बनती हैं, मंडल से लेकर बूथ से लेकर जिले, प्रदेश और राष्ट्र तक। और उसके बाद फिर इस प्रकार के प्रशिक्षण के वर्ग होते हैं और पूरा देशव्यापी अभियान चलता है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं। जब साथ में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती हैं और संगठन के प्रति भी हमारी निष्ठा भी बढ़ती है। साथ में प्रतिबद्धता को बढ़ाने का भी अवसर ये हमारा प्रशिक्षण वर्ग करता है। और सच में कहूँ तो इस प्रशिक्षण वर्ग, इसका मूल उद्देश्य यह भी होता है कि एक आदर्श कार्यकर्ता का निर्माण होता है जो हर परिस्थिति में अपने को तैयार रखता है, यानी कि जहाँ कम वहाँ हम। और जिस स्थिति में भी संगठन को मेरी आवश्यकता हो, समाज को मेरी आवश्यकता हो, उस स्थिति में मैं अपने को संगठन के लिए भी काम करूंगा और समाज के लिए भी काम करूंगा। इस समय में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। आप सबको पता है कि बहुत सारे काम भी हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी प्रकार जी कह रहे थे कि उपलब्धियां यहाँ बतानी हैं, तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो चुनौतियां हैं, जो काम हमको संगठन के स्तर पर करने हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कार्य है। और SIR जो हमारे राज्य में प्रारंभ हो रहा है, उसमें भी हम सबको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें अदा करनी है। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर तक पहुंचने और 2027 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही विकास कार्यों, राहत सहायता और जनसेवा पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति व कार्यक्रम की जानकारी के लिए सरकार के अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। आज मसूरी विधानसभा में मसूरी मंडल का प्रशिक्षण अभियान चलते यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कई विषयों की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्योंकि हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार जनता तक ले जाएं और हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम यहाँ की जनता के लिए किए हैं, उनकी विषयवार जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। और अनुशासन
ये हमारी पार्टी का एक बहुत उत्तराखंड कांग्रेस में आगामी चुनाव से पहले अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। हरक सिंह रावत ने वरिष्ठ नेता हरीश रावत की नाराजगी और उनके मौन पर तंज कसते हुए कहा कि कई बार कुछ नेताओं को यह गलतफहमी हो जाती है कि उनके बिना पार्टी का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे पार्टी नहीं चलती और सभी नेताओं को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर संगठन के हित में काम करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं एक चीज करूं, मैं एक चीज बता दूं, कोई हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हूं, किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो जाती है, मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। अरे कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलतफहमी देखो, मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी नहीं। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, तो गलत बात है। अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, इस समय देखिए हमारा पहला लक्ष्य है हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम गोदयाल नहीं हमारा लक्ष्य है। इस हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में भाजपा को हटाना, कांग्रेस सरकार को लाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए सबको योगदान, यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में सबको योगदान देना। उत्तराखंड कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। दिल्ली में हुई घटनाओं के बाद वरिष्ठ नेता हरीश रावत की कथित अनदेखी को लेकर पार्टी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है और अब यह विवाद सार्वजनिक रूप ले चुका है। इसी बीच प्रदीप टम्टा ने हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी बात रखना अहंकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है, जिससे चुनाव से पहले कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसका आज के उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में चर्चा हो रही है, मैं उस बड़े संदर्भ पे तो नहीं आना चाहता। मैं अपने साथी सहयोगी कांग्रेस चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष साथी हरक सिंह का एक बयान सुन रहा था। उन्होंने ये टिप्पणी आदरणीय कुंजवाल जी, जो हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, हमारे राजनेता हैं उत्तराखंड के अंदर, गांधीवादी के रूप में उनकी एक बड़ी सौम्य छवि भी है। उन्होंने पिछले दिनों जो घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, हरीश रावत जी के संदर्भ में हुई थी, उस पर अपनी एक टिप्पणी की कि हरीश रावत जी के कद को कम आंकना पार्टी के हित में नहीं होगा। उसको लेकर के रावत जी का जो तंज था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। सोशल मीडिया और साइबर कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने विपक्ष पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर कानून आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और फर्जी सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए बनाए गए हैं। जपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और दुष्प्रचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के अंदर एक साइबर एक्ट बना हुआ है और उस साइबर एक्ट की जब आवश्यकता महसूस हुई तभी वो बना, जब सोशल मीडिया प्रभावी हुआ, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार प्रभावी हुआ, बहुत से ऐसे आम जनमानस में बहुत से ऐसे प्रकरण निकल कर आए जहां सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया। तो कानून सबके लिए समान है। एक आम नागरिक के साथ अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो सोशल मीडिया के इन अपराधों को और ये दुष्प्रचारों को रोकने की दृष्टि से हमारा साइबर एक्ट जो अधिकार एक आम आदमी को देता है, उत्तराखंड वासी को या भारतवासी को, वही अधिकार प्रदेश के मुखिया, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सभी को, वो भी तो मानव हैं और वो भी उस अधिकार में आते हैं कि उनके लिए भी उस कानून का
पूरी तरह से लाभ लेना आवश्यक हो जाता है कि जब उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, और इस दुष्प्रचार में कांग्रेस कई बार बेनकाब हुई है। दुष्प्रचार करके, लोगों को भ्रमित करके, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की जमीन तलाशने के लिए आज कांग्रेस इतना बौखला गई है कि वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा दुष्प्रचार के लिए ले रही है। और वो अगर ऐसा करती है तो जो कानून सबके लिए है वही कांग्रेस जनों पर भी लागू होता है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तैयारियों पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की बात कही, ताकि यात्रा को सुरक्षित और सुगम तरीके से संचालित किया जा सके। हम स्वीकृत हैं, उस पे काम चल रहा है और स्पीड से काम चल रहा है। जो अलग अलग कामों के और अलग अलग साइट के अनुसार डायरेक्शंस दिए गए हैं। कुछ जगह पे जैसे ग्रीनिंग के लिए भी कहा गया है कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स या उस तरह के प्लांट्स लगाए जाएं, ग्रीनिंग का एक खास ध्यान रखा जाए। प्लस जो भी पब्लिक के एडवांटेज और उनके बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें रखी जाए। जैसे जो घाट वगैरह बना रहे हैं वहाँ दिव्यांगजनों के लिए भी रैंप वगैरह की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी बातें अलग अलग साइट पे अलग अलग कामों के हिसाब से डायरेक्शंस दिए गए हैं। सर, अभी निरीक्षण किया है, इस दौरान क्या सुझाव दिए? नहीं, अभी तो देखिए जो काम स्वीकृत हुए हैं उसके हिसाब से काम चल रहा है और अधिकांश काम स्वीकृत हो चुके हैं। जो कुछ बचे हुए हैं वो भी अगले लगता है कि कुछ ही दिनों में शासन स्तर से स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी। सर, कितने संतुष्ट है? जो काम अच्छे तरीके से चल रहा है और हम आशा करते हैं कि समय से पूरा किया सर, व्यापारियों से भी बात की जाएगी लेकिन हाँ, आज तो स्टेक होल्डर्स मीटिंग भी रखी हुई है, इंटरेक्शंस रखते हैं। सर, क्या अपना कितना अनुभव बांटेंगे सर 2010 का? क्योंकि सर आपने कुंभ मेला कर चुके हैं सर। नहीं, देखिए ये तो एक सतत प्रक्रिया होती है जो आप भी जानते हैं कि अपने अनुभव आप दूसरों से शेयर करते हैं जब भी समय मिलता है, जब भी मौका मिलता है, वही करेंगे। देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शरद सिंह रावत ने आरोप लगाया कि राजधानी में बढ़ती घटनाओं के पीछे प्रशासन की सख्ती की कमी है। उन्होंने देहरादून पांवटा साहिब हाईवे और हरिद्वार में बढ़ती प्रॉपर्टी डीलिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि बाहरी राज्यों की गाड़ियों की मौजूदगी से भूमाफिया और अवैध गतिविधियों के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बाहर तो पहले भी थे, राजपुर में बाहर पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5, 7, 10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पांवटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पांवटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी। तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं, और कोई HR नंबर की थी, कोई यूपी नंबर की थी, कोई दिल्ली नंबर की थी, एक आध गाड़ी उनमें उत्तराखंड नंबर की भी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भूमाफियाओं का और खनन के पट्टे जिस तरह हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मैं जो आज बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। ये जो हो रहा है, माहौल खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे सारा उसका परिणाम। रुड़की के गंगनहर क्षेत्र में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने 2 बाइक सवारों को रोककर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा और इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। एक वीडियो वायरल हुआ है आज सोशल मीडिया पर, जिसमें 2 लड़कों को कुछ लड़के लाठी डंडों से बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। क्या अभी तक तहरीर दी है? अभी तक क्या जानकारी आया? देखिए, थाना गंगनहर का ये मामला है। इसमें ये सब आपस के परिचित और दोस्ती हैं। किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में वायरल है। थाने को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है। थाना अध्यक्ष को इसमें उचित लीगल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं
और कितने लोग थे, क्या थे, उनको आइडेंटिफाई करके हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया जब तेज रफ्तार कार और स्कूटी की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चंडीगढ़ चौकी में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ की। वहीं स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। ये कल चंडी हमारी जो चौकी है उसी के सामने एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में दो युवा थे जो कि बाइक से जा रहे थे, जो स्कूटी थी उनके पास, और वो उसकी चपेट में आई थी। तो तत्काल जब चूंकि चौकी के सामने की घटना थी तो दोनों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक जो लड़का था उसमें जिनकी मृत्यु हो गई और दूसरे अभी ठीक है। इस सूचना को जब परिजनों को मिला तो उनके परिजन भी आए, चूंकि जवान लड़का था और परिजन उसमें काफी आहत भी थे। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ थी, लेकिन चूंकि वहां कुछ स्थानीय इस तरीके के अराजक तत्व, शरारती तत्व जो उसमें घुस गए और घुस करके अननेसेसरली का उन्होंने मामले को उलझाने का प्रयास किया, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया। चूंकि हमारे पास पुलिस हमारी पहले से मुस्तैद थी, लिहाजा ऐसे शरारती तत्वों को नियंत्रित किया गया। जो लोग भी व्यवस्था अननेसेसरली का बिगाड़ रहे थे या बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे या जो इनको कहीं न कहीं प्रेरित कर रहे थे, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम एक एक व्यक्ति को इसमें इंश्योर करेंगे कि सभी पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जनपद में ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर चलाए गए प्रवर्तन अभियान के पहले ही दिन 50 बिना सत्यापन वाले ई रिक्शा सीज किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया कि 31 मार्च तक सत्यापन अनिवार्य था, जिसके बाद अब नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सत्यापन के बाद ई रिक्शा पर QR कोड, स्टिकर और चालकों को पहचान पत्र दिए जा रहे हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुव्यवस्थित। जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसने एक निर्णय लिया था कि 31 मार्च से सभी ई रिक्शाओं के रूट जो है वो निर्धारित हो जाए और उनको जो भी वाहन चालक हैं और वाहन है उनका सत्यापन हो जाए। तो वो जो समय सीमा थी 31 मार्च की वो कल समाप्त हो गई है। तो आज इसीलिए जिन जिन वाहनों का ये सत्यापन नहीं हुआ है, जिनको रूट नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ ये चालानी कार्रवाई की जा रही है। ताकि मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि जिन वाहनों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया वो जल्द से जल्द सत्यापन करा लें ताकि इस तरह की चालानी कार्रवाई से बच सके। लगभग देखिए 1500 से अधिक ई रिक्शाओं के सत्यापन हुए हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड काफ़ी मात्रा में है। 12,000 करीब ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। इसका मतलब अभी बहुत सारी ई रिक्शाएं इनका सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं अपील करूंगा कि अगर चालान की कार्रवाई और सीजर की कार्रवाई से बचना है तो इस तरह से ये जो वेरिफिकेशन है, जो डिसीजन लिया गया है प्रशासन द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिफिकेशन सभी ई रिक्शा चालक और मालिक करवाएंगे। डॉक्यूमेंट वही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं गाड़ी की, जैसे उसकी फिटनेस हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट उनके प्रॉपर होने चाहिए। गाड़ी की जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो सही होनी चाहिए। और जो गाड़ी के ओनर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो ड्राइवर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर उनको हम ये सत्यापन का स्टिकर गाड़ी में दे रहे हैं और ड्राइवर्स को ID कार्ड। मसूरी में नगर पालिका की प्रस्तावित नई लाइसेंस और पंजीकरण व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को ज्ञापन सौंपकर विरोध व्यक्त किया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही कई टैक्स और नियमों का बोझ है, ऐसे में नई व्यवस्था छोटे कारोबारियों पर भारी पड़ेगी। वहीं पालिका अध्यक्ष ने साफ किया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बल्कि डेटा एकत्र कर व्यवस्था सुधारने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सभी से राय लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। नगर पालिका परिषद को एक ज्ञापन देकर प्रेषित करा, जिसमें ये साफ करा कि इस प्रकार के टैक्स की, पंजीकरण की, लाइसेंस की कोई इसमें आवश्यकता इस समय नहीं है। एक सबसे पहले इस तरह का कोई भी टैक्स जो होगा वो नगर पालिका जो लगाया जाएगा वो व्यापारियों की परेशानी का सबब होगा। अधिकारी अफसरशाही हावी होगी। अब हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न होने का पूरा संदेह है, क्योंकि पहले से ही जो व्यापारी वर्ग है वो कई अनेक प्रकार के टैक्स और पंजीकरण के माध्यम से गुजरता है, चाहे वो श्रम विभाग का हो, प्रोविडेंट फंड PF का हो, SIC का हो, जो कि लेबर एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फूड लाइसेंस का हो, जो फूड एंड FSSAI के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मंडी परिषद का हो। कि पालिका के पास जो जितनी भी यहाँ पे शहर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसका कोई रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए एक
व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से उनको पालिका का एक लाइसेंस जारी होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके के कोई शुल्क लगाने की बात तो बोर्ड के अंदर उठी ही नहीं, क्योंकि पूरी मीडिया यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर भी मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ये गलत मैसेज हमारे व्यापार भाइयों तक गया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ कि पालिका की आय बढ़ाने के मकसद से ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं रखा गया है और किसी शुल्क की बात भी बोर्ड के अंदर नहीं हुई है और हमारा ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। देहरादून के राजपुर इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फायरिंग कांड में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह सामने आया कि बार में हुए विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच पीछा करने के दौरान यह घटना हुई। इससे पहले भी 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें फायरिंग के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री जोशी जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR कायम की गई थी मर्डर की धाराओं में, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। आज पुलिस के द्वारा इसमें जो टीमें लगी हुई थी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु, उनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है और इस अभियोग में वांछित 3 और अभियुक्तगणों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम आदेश गिरी, एक समीर चौधरी और एक मोहित अरोड़ा। इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बाकी जो शेष अभियुक्तगण हैं उनके लिए हमारी कम से कम 6 या 7 टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के, और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।